प्रमोट नहीं करते। लेकिन मैं हैरान हूँ, सपोर्ट नहीं करती। मैं हैरान हूँ, आप पाकिस्तानी हो के सच बोल रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानी हो गए, सच तो सच है। वो पाकिस्तानी हो या किसी भी कंट्री का बंदा हो, डेफिनेटली। यहाँ पर ज़्यादा लोग जो मेरा इंटरेक्ट होता है जिनके साथ, वो कहते हैं हमें जज्बा बहुत है, हम सबसे आगे। जज्बे से सारा कुछ नहीं होता ना, जज्बे के अलावा डेफिनेटली बात। पाकिस्तान का माशाल्लाह दुनिया के किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के साथ मुवाजना किया जा सकता है। हम इंडिया के साथ कर सकते हैं। इंडिया के साथ बाज़ शोबों में हम कर सकते हैं। कौन से शोबों में? बाज़ शोबों में हम मसलन डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने काफ़ी तरक्की हासिल की है। डेफिनेटली बात है। देखिए, बात यही है कि हम लोग सिर्फ लकीर के फ़कीर हैं। हमें जो एजुकेशन सिस्टम दिया गया ना, मैं तो कहता हूँ इंतहाई नाकिस है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन इस तरह की दें कि उनके माइंड बढ़े, वास्ट हो। यहाँ पर सिर्फ वो अली बे और जो है वो ते और ते से तख्ती, बस। कि हमारी कौम जो है ये दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है और दुनिया की मेहनती तरीन कौम है। तो ये दो चीज़ तरीन और ज़हीन तरीन, मैं आपसे इस बात से एग्री नहीं करता। हमारा आप बैग निकाल के देखेंगे, अगर आप 1000 को साल पीछे जाएंगे तो हमारे यहाँ पर दादे परदादे आपको सारे हिंदू मिलेंगे। हम कहाँ से अलग हुए? हिंदुस्तान से अलग हुए हैं। आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते? अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली फैक्ट। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करूंगा। गाइस, सवाल आज का ये खड़ा करने जा रहा हूं कि गाइस पूछूंगा पाकिस्तानी पब्लिक से कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन सी कंट्रीज सबसे ज़्यादा आगे है, पाकिस्तान या फिर इंडिया। गाइस, इंडिया की इसरो कंपनी ने अपने सिटीजन्स लोगों के लिए, अपने कंट्री के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। गाइस, खुशखबरी ये है कि जो स्पेस का टूर करने जाते हैं वो 6 करोड़ रुपए दें और स्पेस का टूर कर सकते हैं। गाइस, दूसरी तरफ आपको लग रहा होगा कि यार 6 करोड़ रुपए इतना महंगा टूर। गाइस, मैं बताता चलूँ आपको कि अमेरिका की जो एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है, गाइस वो 450 करोड़ रुपए ले रही है स्पेस टूर करवाने के। इंडिया कितनी टेक्नोलॉजी में दुनिया से एडवांस है। पाकिस्तान की बात करें तो गाइस, पाकिस्तान का स्पार्को तो किसी भी काम में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रही। गाइस, मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रही। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि उनकी कितनी समझ में आ रही है, उनको क्या पता स्पेस के बारे में, कितनी इन्फॉर्मेशन है उनको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है या नहीं। गाइस, जानते हैं आज की इस वीडियो में, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? सैयद इमरान अली। सर, करते क्या हैं? मेरा पैकेजेस एंड प्रिंटिंग का बिज़नेस है रॉयल पार्क में। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। सर, बेसिकली बात करने का आपसे पर्पज़ ये है, अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करें तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहाँ रिलायबल कर रहा है? अगर हम पड़ोसी उसको कंपैरिजन करें, पड़ोसियों के साथ, किसी भी मुल्क के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान का? टेक्नोलॉजी तो बहुत पीछे है। ठीक है, इवन आप ये देख लें, बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, ये हमारे नियरेस्ट मुल्क हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी जो है इतना, जिनके वो लोग बहुत आगे हैं हमसे। ठीक है, यानी कि यूँ समझ लें कि बांग्लादेश और इंडिया हमसे कम से कम 50 साल आगे है। लेकिन आप पाकिस्तानी हैं? नहीं, पाकिस्तानी तो हम हैं, लेकिन बात यह है ना कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। लेकिन मैं हैरान हूँ, प्रमोट नहीं करती। मैं हैरान हूँ, आप पाकिस्तानी हो के सच बोल रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानी हो गए, सच तो सच है। वो पाकिस्तानी हो या किसी भी कंट्री का बंदा हो, डेफिनेटली। यहाँ पर ज़्यादा लोग जो मेरा इंटरेक्ट होता है जिनके साथ, वो कहते हैं हमें जज्बा बहुत है, हम सबसे आगे। जज्बे से सारा कुछ नहीं होता ना, जज्बे के अलावा डेफिनेटली बात है। आपको सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं करती। किसी भी बंदे को कोई सपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ पर अच्छे से अच्छे इंजीनियर हैं, ठीक है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अच्छे एथलीट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या है, उनको सबको दबाया गया है। ये चीज़ है। बिल्कुल सही। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो इंडिया के थोड़ी सी, मैं पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा कंपैरिजन करना चाहूँगा स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। सर, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया ने अभी रिसेंटली एक ऐसा रॉकेट बनाया जिसके थ्रू आप स्पेस के टूर करके, जो कि 6 करोड़ रुपए में होगा। 6 करोड़ रुपए में होगा। सर, आपको बहुत महंगा लग रहा है? ये महंगा तो है, डेफिनेटली बात है। हाँ जी। अब बताएं कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। हम ये भी नहीं पता कि आने वाले टाइम के अंदर कोई रोबोट टेक्नोलॉजी आने वाली है। रोबोट टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब आप देखें ना, जितनी भी फैक्ट्री हैं, बड़ी यूनिट्स हैं, वो तमाम रोबोट टेक्नोलॉजी पे जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल सही होगा। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इंडिया टेक्नोलॉजी के ऊपर डे बाय डे अबूर हासिल करते जा रहा है, क्या हम इंडिया को बीट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में? मेरा नहीं ख्याल है कि अगले 50 साल में भी उस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं जहाँ पे वो इंडिया है इस टाइम। ठीक, क्या वजूहत है वो? बेहतरीन पता क्या है, एक तो हम खुद ठीक नहीं है, सीधी सी बात है। हमारे अंदर जज्बे भी हैं, सारा कुछ, हम लोग कुछ खुद नहीं करना चाहते।
ठीक है, स्पोर्ट्स भी हैं, लोग स्पोर्ट भी करते हैं, गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन अगर हमें वो जज्बे, वो हुब्बुल वतनी आ जाए, ठीक है, जो दूसरी कंट्री के जो सिटीजन्स में है, मेरा ख्याल है कि फिर जो चीज़ बनेगी वो फिर पाकिस्तान एक अनोखा पाकिस्तान बनेगा। सर इंडिया ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है अपने मैं आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताऊं, आईटी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है आपको। आईटी का हब माना जाता है इंडिया को, अमेरिका को भी बीट कर दिया आईटी में। और आईटी के लिहाज से पाकिस्तान की अगर एजुकेशन की बात करेंगे आप, जो हमें पढ़ाया जाता है आप भी वहीं पढ़ाया जाता है, विंडो एक्सपी और माइक्रो माउस क्या और स्क्रीन का मॉनिटर के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन दुनिया कहाँ चली गई है सर? सर डेफिनेटली बात है, देखिए बात यही है कि हम लोग सिर्फ लकीर के फ़कीर हैं। हमें जो एजुकेशन सिस्टम दिया गया ना, मैं तो कहता हूँ इंतहाई नाकिस है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन इस तरह की दें कि उनके माइंड बढ़े, वास्ट हो। यहाँ पर सिर्फ वो अली बे और जो है वो ते और ते से तख्ती, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जो एजुकेशन देनी चाहिए वो इंसानियत सिखानी चाहिए, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करवाना चाहिए बच्चों को प्राइमरी ग्रोथ से। अगर उसका माइंड इंजीनियरिंग में है तो उसको तमाम चीज़ें इंजीनियरिंग की पढ़ानी चाहिए, ठीक है, और उसके मुतालिक उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। यानी कि बच्चे का जो माइंड है, बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है, ठीक है, उसको इंजीनियरिंग में डाल देते हैं। यानी कि ये हमारी एक पेरेंट्स मेंटालिटी है, मैं जिसको मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही फजूल है, ठीक है। वो जी पायलट बनेगा बच्चा, उसके माइंड में जो है वो जहाज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। वो इंजीनियर बनना चाह रहा है, वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, जी मेरा बेटा वो तो पायलट बनेगा, तो सूटे लगा के वही पायलट बना जो वो डेफिनेटली बात है, वो सूटे वाले पायलट तो जगह जगह पे मिल जाएंगे आपको। लेकिन मेंटालिटी, हमारी अपनी मेंटालिटी जो है ना, वो ये है कि बच्चे के ऊपर एजुकेशन को थोपा जाता है। मैं कहता हूँ कि आप बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन इस तरह की दें कि उसका माइंड खुले, जिस तरफ वो जाना चाहता है उस तरफ उसको लेके जाएं। फिर मेरा ख्याल है कि एक खूबसूरत पाकिस्तान बनेगा, एक एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चे जो बनना चाहते हैं वो वाकई बनेंगे। सर अगर आप बात करेंगे हमारे प्राइवेट सेक्टर फिर भी थोड़े बहुत नॉर्मल है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको लगता है कि उस किस्म का ध्यान दिया जाता है जितना को देना चाहिए? देखिए बात पता क्या है, एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा पहले से बेहतर हुआ है, गवर्नमेंट का भी, ठीक है। अब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ के भी जो है वो इतने बड़े बड़े ओहदों पे और इतनी सारी दुनिया के अंदर लोग जाकर तरक्की करते हैं। असल में पता क्या है, मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, ठीक है, पेरेंट्स की जो मेंटालिटी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स की मेंटालिटी चेंज करनी है कि बच्चा जो करना चाहते हैं ना, स्पोर्ट्स के अंदर दुनिया में लोगों ने नाम कमाया, कैसे? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया, ठीक है। क्या खेल कूद के अंदर बच्चे आगे नहीं जा सकते? करोड़ों रुपए कमाया, अरबों रुपए कमाया है, ठीक है। आप बहुत सारी वो मिसाल भी गलत होगी ना सर कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, लेकिन खेल कूद से और बनोगे नवाब, ये भी है बराबर, डेफिनेटली बात है। अब मिसाल चेंज सकते हैं, वक्त चेंज हो गया, तो डेफिनेटली बात है, वक्त चेंज हुआ है, ठीक है। और आप इसको अगर सिंपली हम अपनी मेंटालिटी को चेंज करेंगे, पेरेंट्स सपोर्ट होगी, तो बच्चे किसी भी फील्ड के अंदर बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। सर वो मुल्क क्या तरक्की करेगा? हमारा डिफेंस बजट देखें 80 से प्लस है, अगर आप एजुकेशन पर देखेंगे तो हम 3% भी पूरे नहीं लगा रहे। पता है क्या है, 3% लगे या 10% लगे, मैंने आपको एक बात बताई है, ये बात आपकी हकीकत ये सही है कि डिफेंस असल में हमें जो सही मायनों में जो ख़तरा लगा गया ना, ठीक है, तो हमारे सिस्टम से ही है, हमारा सिस्टम नहीं ठीक। इस सिस्टम को ठीक होने में मज़ीद कितना टाइम लगेगा? अगर हम बात करूँ सर, हम इंडिया से इसलिए निकले थे, इंडिया के हम इसलिए जुदा हुए थे ताकि हम डेवलप हो सके, तरक्की याफ्ता बन सके, लेकिन आज वहीं इंडिया ने दुनिया को मनवा दिया, दूसरी 5वीं बड़ी पावर बन गया, अब दूसरी तीसरी बनने जा रहा है, वो इकोनॉमिकल सुपर पावर बनने गया सर। वो इकोनॉमी के लिए सर आजकल क्या लगता है कि नहीं लगता कि आपको इकोनॉमी पूरी दुनिया में? डेफिनेटली इकोनॉमी की जंग, ठीक है, सारी बात है, पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो ही चल रही है, ठीक है, और आने वाला दौर ही क्रिप्टो का है। पाकिस्तान ने उसे अभी तक लीगल नहीं किया, इंडिया ने उसे गवर्नमेंट से सतह पर लीगल करार दे दिया। यही बात है ना, इतना पीछे इधर से यही तो बात है, तो मेंटालिटी है, सोच है। जब तक हम अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, अपनी आवाम के लिए नहीं सोचेंगे, मेरा नहीं ख्याल है कुछ भी बन सकता है। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छी डिबेट हुई, मज़ीद बात करने को दिल कर रहा है, लेकिन टाइम अप हो गया हमारा। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? नाम आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ मोहम्मद है। ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा नाम है आपका। ये क्या मुहिम चला रहे हैं आप? सर जी, ये मैं मुहिम ये चला रहा हूँ कि इंसान ने जो बनाया है, इंसानों की फलाह व बहबूद का निज़ाम, उसके अंदर बहुत सारा अदम तवाज़ुन ज़िंदगी के हर शोबे में वक़ूफ़ पज़ीर हो चुका है।
तो जो अल्लाह का नाजिल करदा निज़ाम ज़िंदगी है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान अज़ीम की शक्ल में हमें दिया है, वो मुतवाज़न निज़ाम है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ और ये तहरीक चला रहा हूँ तमाम दुनिया के इंसानों के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के असूलों की फरमाबरदारी अगर इख्तियार करेंगे ज़िंदगी के हर शोबे में, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोनों जानों शॉर्ट एंड शॉर्टकट में जो आप बताना चाह रहे हैं वो ये है कि ज़िंदगी की जो कामयाबी है, इंसान की ज़िंदगी की जो कामयाबी वो कुरान और सुन्नत को ऊपर अमल करने से है। दुनियावी जो कानून है वो सही नहीं है आपके मुताबिक। बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए मॉडल नमूना है और उनके बताए हुए असूलों पर ही अमल करके हम दोनों जहानों में, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी कामयाब हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आई अप्रिशिएट यू सर। एक अच्छा मुसलमान आजकल के गैस में आपको भी एक मैसेज देता चलूँ कि अगर मुसलमान को देखना ना तो आजकल मौजूदा मुसलमान पाकिस्तान, हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया के मुसलमानों को देखें ना देखें आप, अगर आपने एक अच्छे मुसलमान को देखना तो आप मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वाए हुस्ना को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को थोड़ा पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा मुसलमान कौन है और क्या मकसद है मुसलमानों का इस दुनिया में आने के लिए। तो सर मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी दुनिया में तरक्की कर लिए, डेवलपमेंट के लिए आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? और दूसरा सवाल मेरा ये है, पहले सवाल का जवाब दे दें आप, उसके बाद दूसरा सवाल करता हूँ आपसे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी की रफ्तार को मेंटेन करने के लिए दूसरी कौमों के साथ, क्योंकि दुनिया की हर कौम जो है वो इसकी तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रही है। और आज दुनिया में जो कौमें लीड कर रही हैं उनकी अचीवमेंट्स और उनकी कामयाबियां टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के इल्म के ऊपर तवज्जो दें, हमारी हुकूमत भी तवज्जो दे, हमारे सनतकार भी तवज्जो दें, और ताकि हम ज़िंदगी के हर शोबे में टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके ज़िंदगी के हर शोबे में तमाम अक़वाम का मुकाबला कर सकें। खा वो सनत का शोबा है, खा वो दिफा का शोबा है, खा वो कम्युनिकेशन का शोबा है, खा वो मीडिया का शोबा है, किसी भी शोबे में अब टेक्नोलॉजी के बगैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। सर आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से अभी आप पाकिस्तान का कौन से मुल्क के साथ मुवाजना कर सकते हैं, कंपैरिजन किस मुल्क के साथ हो सकता है अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से? पाकिस्तान का माशाल्लाह दुनिया के किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के साथ मुवाजना किया जा सकता है। हम इंडिया के साथ कर सकते हैं, इंडिया के साथ बाज़ शोबों में हम कर सकते हैं। कौन से शोबों में? बाज़ शोबों में हम मसलन डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने काफ़ी तरक्की हासिल की है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की हासिल की है, उसके बाद एवियानिक्स में जो तैयारे बनाने की टेक्नोलॉजी में हमने तरक्की हासिल की है, उसके बाद जो बहरिया की मुख्तलिफ़ किस्म की इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर हमने काफ़ी तरक्की हासिल की है। हमने थोड़ी सी सुस्ती की है तो टेक्नोलॉजी के IT के मैदान में हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, जो कि हम बहुत तेज़ी से और बहुत स्ट्रेटजिकली और बड़ी हिकमत अमली से उसके मद्दे मुकाबले आ सकते हैं अगर हमारी हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो। सर IT के लिहाज से आपने बात की तो IT के बारे में और डिफेंस के मामलों के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी नज़र दयानी करवाना चाहूँगा। सर डिफेंस सिर्फ मारने दाड़ने और जंग के लिए काम आता है, डिफेंस के जो हमारे औलाद है अपनी सिक्योरिटी के लिए काम आते हैं। अगर आपने IT बात की है तो सर IT जो आपकी मईशत को बूस्ट करवाती है, अगर आपकी मईशत स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ लें कि दुनिया की हर एक जंग आपने जीत ली। आज इंडिया की मईशत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, अगर आप देखेंगे दूसरी तीसरी बनने जा रहा है। क्या हम मईशती लिहाज से इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला तो उस लिहाज से नहीं कर सकते, मगर ये कि हम अगर जद्दोजहद करें और कोशिश करें और अपनी तवज्जो मरकूज़ करें तो हम बड़ी तेज़ रफ्तारी से उसके मुकाबले में आ सकते हैं। क्यों कि हमारी कौम जो है ये दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है और दुनिया की मेहनती तरीन कौम है। तो ये दो चीज़ तरीन और ज़हीन तरीन, मैं आपसे इस बात से एग्री नहीं करता। हमारा आप बैग निकाल के देखेंगे, अगर आप 1000 को साल पीछे जाएंगे तो हमारे यहाँ पर दादे परदादे आपको सारे हिंदू मिलेंगे। हम कहाँ से अलग हुए? हिंदुस्तान से अलग हुए। आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते? सर ये जो पाकिस्तान का ख़ित्ता है, ये ख़ित्ता जो है ये मल्टीपल रेसेस का ख़ित्ता है।
इसमें मेरा मानना ये है कि इसमें जो ओरिजिनल सन ऑफ द लैंड भी मौजूद हैं और इमिग्रेंट्स नेशन भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ रीजन से, दुनिया के रीजन से यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर सेटल हुई हैं और अपना नज़रिया लेकर आई हैं और उस नज़रिए को यहाँ पर उन्होंने जब प्रीच किया है तो उसने प्रवेल किया है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी तवाज़ुन मौजूद है। तो इसलिए और उस नज़रिए की बुनियाद कुरान है। और आज अगर हमने पाकिस्तानी कौम ने एक कौम बन के उभरना है दुनिया के अंदर और एक कौम बनना है तो उनके पास कुरान से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर वो मुत्तफ़िक होकर और इसकी पैरवी करके और इसकी फरमाबरदारी इख्तियार करके वो एक कौम बन के दुनिया की कौमों का मुकाबला कर सकती हैं। सही हो गया सर। सर, जिस तरह के हालात मौजूदा पैदा हो चुके हैं 1947 से लेके अभी तक, हमने अपने मुल्क को डूबता हुआ देखा सर, कभी भी परवान चढ़ते हुए नहीं देखा इन पॉलिटिशियंस की हदूद के अंदर। क्या लगता है आपको मज़ीद अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले टाइम के अंदर क्या हम दुनिया के सामने आंखों से आंखें मिलाकर बात कर पाएंगे? क्या लगता है आपको दुनिया हमें रिस्पेक्ट देती है जिस तरह से हमें देनी चाहिए या नहीं देती? क्या वजूहत है, कौन सी कौम को ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है और कौन सी कौम को नहीं देती है दुनिया रिस्पेक्ट? जो आपने बात फरमाई है ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये इसकी वजह के ऊपर मैंने तहकीकात भी की हैं और मैं ये चाहूँगा कि आपके चैनल के तवज्जुह से अपनी कौम को ये आगाह कर सकूं कि क्या वजह है कि हम तरक्की की रफ्तार में उस तरीके से कदम मिला के दुनिया की कौमों के साथ नहीं चल सके। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो निज़ाम ज़िंदगी है और हमारा जो नज़रिया है उसमें बहुत बड़ा तज़ाद मौजूद है। जो निज़ाम ज़िंदगी हम फॉलो कर रहे हैं और जिसको परसू कर रहे हैं वो निज़ाम ज़िंदगी हमें अंग्रेज़ ने दिया है और उसकी बुनियाद के ऊपर हम अपने नज़रिए के साथ ज़िंदा रहने का कोई ना कोई तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि नामुमकिन है। इसलिए हमें अपने नज़रिए के मुताबिक अपने निज़ाम ज़िंदगी को तश्कील देना होगा, दोबारा से अपने आइन को तश्कील देना होगा और उस आइन के ताबे ढांचों को तश्कील देना होगा ताकि हम अपने हकूक़ व फ़राइज़ के निज़ाम के अंदर कुरान की तालीम के मुताबिक तवाज़ुन कायम करके हम चल सकें। फिर हमारी नज़रिए और हमारी ज़िंदगी के अमाल के अंदर तवाज़ुन मौजूद होगा तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अभी हमारे लिए मुश्किल इस वजह से है कि हमारी शख्सियत में डबल पर्सनैलिटी है, हमारा नज़रिया कुछ और है और हमारा निज़ाम ज़िंदगी कुछ और है जिसके ऊपर हम अपना निज़ाम आपने निज़ाम की बात की तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर पाकिस्तान की अपना कोई कल्चर है, हमारा कोई अपना कल्चर है, जो पर्सनली अगर मैं बात करूँ कि जी भाई पाकिस्तान एक कल्चरल कंट्री है, हमारा एक अपना कल्चर है, क्या हमारा कल्चर है? मैंने अभी तक अपना कोई कल्चर नहीं देखा। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी इस बात से बड़े अदब के साथ इख्तलाफ करूँगा कि पाकिस्तानी कौम का एक कल्चर मौजूद है, बल्कि मल्टी कल्चर मौजूद है और बड़ा रिच कल्चर मौजूद है जो दुनिया की किसी और कौम के पास मौजूद नहीं है। ये इतना तारीख़ी कल्चर मौजूद है कि जिसको हम अगर उसकी बुनियाद के ऊपर अपना निज़ाम ज़िंदगी तश्कील दें तो हम एक अजीम कौम बनकर उभर सकते हैं। सर, आपने कहा कि हमारा बहुत अजीम कल्चर है। सर, माजरत के साथ कहना चाहूँगा अगर तुर्की हमें ऐड दे दे, तुर्की हमें अपना दोस्त कह दे तो हम उनके ड्रामे फॉलो करने शुरू कर देते हैं, हम औरतकान को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बच्चा औरतकान बनना चाहता है। अगर मैं बात करूँ अगर सऊदी अरेबिया से हमें फंडिंग मिल जाए, थोड़ी बहुत ऐड दे दे सऊदी अरेबिया हमें, तो हम सऊदी अरेबिया बनना शुरू कर देते हैं, हम उनके कल्चर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अगर अमेरिका हमें दे दे तो हम जीन्स पहनना शुरू कर देते हैं, शर्ट्स पहनना शुरू कर देते हैं। सर, हमारा कल्चर कहीं ना कहीं मिस नहीं हुआ पड़ा? आप नहीं देखते कि अगर आप देखेंगे अभी भी हम अपनी उर्दू ज़ुबान को कब के छोड़कर इंग्लिश ज़ुबान हमारी सरकारी ज़ुबान बनी पड़ी है? आपको नहीं लगता कि दुख का अलमिया, सोचने का अलमिया कि कहीं ना कहीं मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि मुझे अपना कल्चर दिखाई नहीं दे रहा? ये आपका तज्ज़िया मैं दुरुस्त मानता हूँ क्योंकि हमारे असल में कल्चर होता क्या है? कल्चर की बुनियादें होती हैं नज़रिया, उसके बाद जोग्राफिया और उसके बाद उस कौम का ख़जाना, उस कौम के वसाइल जो उसके पास होते हैं। ये बुनियाद बनती हैं किसी कौम की कल्चर की, उसकी तहज़ीब की। तो ये हमारा जब तक हमारा नज़रिया और हमारा जोग्राफिया और ये इसमें तवाज़ुन कायम नहीं होता, जब हम अपने इस रीजन के अंदर अपने नज़रिए के मुताबिक जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है उसके मुताबिक अपना कुल्लुहुम निज़ाम ज़िंदगी यानी निज़ाम तालीम, निज़ाम मुमलिकत, निज़ाम मईशत, निज़ाम मुआशरत, ये सब का सब इस नज़रिए के ऊपर नहीं खड़ा करते और अपनी सोच में यकसुई और यकसानियत नहीं लेके आते, उस वक्त तक हमारे साथ यही होता रहेगा जो हो रहा है, जो आप फरमा रहे हैं कि हमारी शख्सियत में डाइवर्सिटी आएगी, हम दूसरी कौमों से
बिला वजह मरगूब होते चले जाएंगे, मरऊब होते चले जाएंगे और उनसे मुतासर होते चले जाएंगे और अपनी अहमियत को खोते चले जाएंगे। सर माजरत के साथ यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की। सर वो अपने मूवीज़ के अंदर अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं, सर वो अपने ड्रामों के अंदर अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं, अपने स्कूल फंक्शंस के अंदर अपने कल्चर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। सर कहीं ना कहीं हम मिस हैं सर वो देखेंगे इंडिया अपने कल्चर को मजबूती से पकड़े हुए है। सर यहाँ पर हमारा कोई सिंधी बना, कोई बलोची, कोई लाहौरी, कोई पंजाबी, इस तरह के हम बटे हुए हैं। सर आपको नहीं लगता कि अगर हम इसी तरह बढ़ते रहे तो हमारा मौजूदा टाइम जो है, अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो यहाँ पर कल्चरल क्राइसिस भी आते रहेंगे, तो यही कुछ चलता रहा तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम खराब होने जा रहे हैं? ये आपका अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त है। इसी अंदेशे को मैंने आज से 25 साल पहले महसूस करते हुए ये तहरीक चलाई है और ये तहरीकुल मुस्लिमीन के नाम से चलाई है कि हम ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी इख्तियार करेंगे, खा हमारा सियासी निज़ाम है, खा हमारा मुआशी निज़ाम है, खा हमारा मुआशरती निज़ाम है, खा हमारा निज़ाम तालीम है, तो हम एक कौम बनकर दुनिया में उभरेंगे और हमारी तहज़ीब में भी तवाज़ुन होगा और हम अपने ख़जाने को भी अल्लाह की अमानत समझेंगे और हम इस जोग्राफिया का भी तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर हमारी तहज़ीब पे भी कोई वार नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी है आपके साथ मेरी गुफ्तगू हुई। मेरी ऑडियंस को भी यकीनन बहुत अच्छे लगे होंगे सर के साथ गुफ्तगू। जी मैसेज है इनका कोई, गाइस आप ज़रूर सुने। मैंने मुख्तलिफ नज़में लिखी हैं पर एक नज़म मैं आपकी खिदमत, आपके तवस्सुत से, आपके चैनल से अपनी कौम की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और उस नज़म का उन्वान है मुश्किल कुशा और ये कुरान हमारा मुश्किल कुशा है। इसके ऊपर मैंने नज़म लिखी है, वो है दीन कामिल वो नूर खुदा है, वो है दीन कामिल वो नूर खुदा है, हमारे नबी पर जो नाजिल हुआ है, सभी फ़लसफ़े हैं अज़ल से पुराने, मोहम्मद का कुरान हर दम नया है, तेरे रोग सारे वो जड़ से मिटाए, रखी जिसमें रब ने मुकम्मल शफा है, और तेरी शान व शौकत का ज़ामिन है कुरान, मेरी फ़िक्र को जिसने बख्शी जिला है, और कोई मुश्किल अशरफ की मुश्किल नहीं है, ये कुरान जब उसका मुश्किल कुशा है। बहुत ज़बरदस्त सर। और एक मैं कहता अपने मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनकी खिदमत में एक शिकवा करते हुए पेश करने की जसारत करूँगा। जी सर ज़रूर। कि कैसे कैसे तेरे रहनुमा बन गए, कैसे कैसे तेरे रहनुमा बन गए, तेरी खिदमत के दाई खुदा बन गए, कैसे कैसे तेरे रहनुमा बन गए, तेरी खिदमत के दाई खुदा बन गए, ऐसे गाफिल तो अशरफ ने देखे न थे, ऐसे गाफिल तो अशरफ ने देखे न थे, जब्र जिसने किया हम नवा बन गए। बहुत आला सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो गाइस इसी के साथ मुझे इजाज़त दे। तो सर आपने सर की जो गुफ्तगू थी आपने सुनी, अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत मेहरबानी।